अस्सलाम वालेकुम। बाखबर किसान वीडियो चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान खान। हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको बेहतर से बेहतर वो तरीका बताएं जिसके ज़रिए आपकी काश्त और आपकी पैदावार बेहतर हो और आपको कम से कम नुकसान हो अपनी काश्तकारी में और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इसी मकसद के लिए आज हमने विज़िट किया है अपने एक साइंटिफिक ऑफिसर जो हमें बताएंगे कि नर्सरी के अंदर आप पनीरी कैसे लगाते हैं और वो तमाम फ़ायदेमंद चीज़ें जिनकी अभी आप पनीरी काश्त करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और वो तमाम सब्ज़ियाँ जिनके ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। इसके लिए जो हमारे आज के मेहमान हैं वो काफ़ी उन्होंने रिसर्च की है सब्ज़ियों पर। उनका जो मेजर सब्जेक्ट है वो भी हॉर्टिकल्चर है, जिनमें वो सबसे ज़्यादा सब्ज़ियाँ और इन चीज़ों पर ही उन्होंने काम किया है। तो वो साइंटिफिक ऑफिसर हैं NARC नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में। आइए आपको मिलवाते हैं आज अपने मेहमान से, सुल्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रिजवान साहब। ठीक ठाक है। अच्छा सुल्तान साहब, हमें ज़रा बताइएगा कि हमारे जो किसान भाई हैं अक्सर वो बहुत सी गलतियां करते हैं, ख़ास तौर पे पनीरी की काश्त में, और ऐसी सब्ज़ियाँ जिनके आज आप हमें बता रहे थे चीज़ें, ये तो ज़्यादातर फार्मर्स को पता भी नहीं है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो बहुत कम पैमाने पर काश्त होती हैं लेकिन इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसका रेट बहुत अच्छा मिलता है। तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि ये किस तरह से काश्त होती है, और सबसे पहले बता दें कि इसकी पनीरी उगाने के लिए ज़मीन को कैसे तैयार किया जाता है। देखिए रिजवान साहब, पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इधर रिसर्च सेंटर में। उसके बाद जो जिस तरह अभी आपने बताया कि बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि हमारे पास अक्सर लोग आते हैं इस्लामाबाद के रिहायशी, उनके पास उनका पहला मसला ये होता है कि जी हमारे घर में कोई कच्ची जगह नहीं है, बिल्कुल, तो हम पौधा क्या गमले में पौधा लगा सकते हैं? जी जी। अच्छा, तो गमले में कौन कौन सा पौधा लगा सकते हैं, ये चीज़ें हैं। और फिर जो किसान भाइयों का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो पनीरी लगाने का तरीका है वो हम लोग, जो हमारे जो किसान भाई और हम लोग भी उसको जो पुराना जिसको हम कदीम तरीका कह लें कि वो पनीरी बेड पे लगाते हैं, जो मतलब खुली ज़मीन में लगाते हैं पनीरी। जी जी। और जो लेकिन आजकल एक हम लोगों ने एक नया तरीका मुतारिफ़ करवाया है, उसमें ये है कि हम जो पनीरी है उसको हम जर्मिनेशन ट्रेज़ में लगाते हैं। जी जी। वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा उसमें, और आजकल के तरीके में जो हमें फ़ायदे हैं और जो पैदावारी सलाहियत में उनका फ़र्क आता है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अभी फ़िलहाल तो ये जो आपने बात की कि कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जिनके बारे में किसान भाइयों को नहीं पता, उसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे पास कुछ ऐसी सब्ज़ियात हैं जिनको हम नॉन ट्रेडिशनल कह लें या उनको हम बाहर से लाई गई सब्ज़ियां कह लें, कुछ भी कह लें। जी जी। वो ऐसी सब्ज़ियां जो हमारे मुल्क में पहले से मौजूद नहीं हैं। जी जी। तो और जिनको हम किसी बाहर के मुल्क से लेकर आए और यहाँ पर ग्रो किया और जिनकी पैदावार अच्छी हुई है और जो किसान भाई आसानी से लगा सकते हैं, उन सब्ज़ियों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा। जी जी। इनके अंदर जो है मेन या कह लें कि जो ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं वो उसमें कोल रबी है, ब्रसल स्प्राउट्स हैं। जी जी। इसके अलावा गोभी की फैमिली से 2-3 और सब्जियां हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। इनमें सब पनीरी लगाने में या कुछ कह लें कि अगर आप उनको काश्त करना चाहते हैं तो उनमें कोई ऐसा बहुत बड़ी साइंस की बात या कोई नई चीज़ या कोई अलग चीज़ करने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि जो बंदा एक गोभी काश्त कर रहा है, जो किसान पहले से गोभी काश्त कर रहा है, वो उसको वैसे ही काश्त कर सकता है जिस तरह गोभी की काश्त की जाती है, क्योंकि ये ज़्यादातर फसलें जो हैं वो गोभी की नस्ल से ही ताल्लुक़ रखती हैं। अच्छा। ठीक है। उसमें सबसे पहले इधर हमारे पास बेड पे कुछ पनीरी लगी हुई है। ये पनीरी हम हर मौसम में लगाते हैं ताकि हमारे से लोग लेकर जाएं। ठीक है। और ये बिल्कुल सरकारी इसका जो नर्ख हैं वो भी बहुत कम रखे हैं हमने, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अवेयरनेस हो। इससे पहले हमारा कुछ अर्सा पहले 2-3 साल का प्रोजेक्ट था किचन गार्डनिंग का, जिसमें हमने लोगों को घरों में सब्जियां उगाने की तरबियतें भी दी और उनके घरों में सब्जियां लगाई भी। उस चीज़ का सिर्फ मकसद ये था कि हमारे जो इस्लामाबाद के लोग हैं उनके पास लैंड होल्डिंग्स आप देखें कि 10 मरले का मकान है, 1 कनाल का मकान है, लेकिन उनके पास ऐसी जगह कोई नहीं है कि वो एक पौधा भी लगा सकें या अपने घर के लिए थोड़ी सी सब्ज़ी बना सकें। उनको हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से छतों पर गमले रख के और किस तरह वो अपने टूटे हुए बर्तनों को और या
तामीरात में बचे हुए पाइपों को इस्तेमाल करके वो किस तरह चीज़ें सब्जियां लगा सकते हैं, वो उसकी तरबियतें दी हैं। बिल्कुल। इन सब्जियात में हमारे पास पहले कोल रबी है, जिसको आम ज़बान में गांठ गोभी भी कहा जाता है। ये उसकी पनीरी आप देख रहे हैं, पहले बेड पे लगी हुई है। जी। उसके बाद ये आपको लग रहा होगा कि धनिया से मिलती जुलती एक चीज़ है, इसको पार्सले कहते हैं। जी। पार्सले जो है ये ज़्यादातर सैलड्स में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। जो कोल रबी है वो भी आप एज अ सैलड ही इस्तेमाल करते हैं। जी। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो आजकल हमारे डाइटिशियन या हमारे साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान के ख़ास तौर पर जो लोग हैं उनके पास खाने के लिए मिकदार तो पूरी है कि वो अपने जो कोई भूखा नहीं सोता, लेकिन जो उनके अंदर जो ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए वो नहीं है। आजकल जो है हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट आप इस्तेमाल करें, आपके जिस्म से जहरीले मवाद जो हैं वो निकलेंगे। तो उसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी मौजूद हैं, ठीक है, और इसका अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करें तो ये और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। मतलब कि ये सेहत के हिसाब से भी बहुत अच्छी है। हाँ जी, बिल्कुल। उसके अलावा ये चूँकि इतनी ज़्यादा रकबे पे काश्त नहीं होती, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है शहरों में आप कह सकते हैं शहरों में इसकी डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप होटल वगैरह में किसी अच्छी जगह पे या अच्छे स्टोर्स में आप जाके इसको अगर ये आपको कहीं से मिले तो इसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अब इस्लामाबाद के अंदर लोगों ने क्योंकि इसकी काश्त शुरू कर दी है, हमारे इर्द गिर्द जो फार्म हाउसेज हैं वहाँ पर ये काश्त हो रही है, तो लोगों में इसकी थोड़ी बहुत अवेयरनेस बढ़ रही है। तो मतलब कि ये बहुत इस तरह से अहम हो गई। उसके साथ में पार्सले हमारे पास हो गया, इसकी नर्सरी है, ये उसकी नर्सरी है, और ये भी सैलड में सूप्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर हम रेस्टोरेंट्स में लेते हैं, खासतौर पर चाइनीज रेस्टोरेंट्स में। बिल्कुल। और इसके बिल्कुल साथ ये आप देख रहे हैं, ये रेड सैलड है। जी। ये भी एज अ सैलड इस्तेमाल होता है। उसके आगे आप देख रहे हैं कि चाइनीज़ कैबेज है। सर हम साथ मूव करते हैं ज़रा, साथ में हमारे जो नाजरीन हैं कि ये साथ, उसके बाद हमारे पास ये गोभी उगी हुई है, ये चाइनीज़ कैबेज है, इसको चाइनीज़ कैबेज कहते हैं। ये भी एज अ सैलड इसके पत्ते यूज़ होते हैं। जी। ठीक है सर। उसके बाद ये कुछ बंद गोभी के आपकी पनीरी देख रहे हैं आप, ये कुछ बेड्स आगे तक पनीरी लगी हुई है, सारी बंद गोभी की पनीरी, ये सारी वहाँ तक बंद। उसके आगे आप देख रहे हैं ब्रोकली लगी हुई है। ब्रोकली हमारे आजकल ब्रोकली तक हम वॉक करते हैं सर। अच्छा, ब्रोकली जो है वो जहाँ तक हम जानते हैं कि एक बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, जिसका सब बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि रिसेंट डेज़ में मुझे याद है कि जब हम अपने फार्म टू होम की सर्विस के ज़रिए भेज रहे थे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और इन एरियाज़ में ब्रोकली, तो ब्रोकली ने काफ़ी रेट फ्लक्चुएट किया है। लाइक 450 रुपये किलो से वो मूव की और 650 रुपये किलो तक वो चले गए। तो ये ब्रोकली की पनीरी है। सर, ब्रोकली को लगाने के लिए, उगाने के लिए कोई ख़ास तरीका है या ये भी आम गोभी की तरह हमारे पास उग जाती है? सर, ये मैं आपको इसकी एक दिलचस्प बात बताता चलूँ कि जिस तरह फूल गोभी हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, जी, ये भी बिल्कुल उसी तरह की ही है। बिल्कुल। लेकिन इसका फूल आपको सब्ज़ रंग में मिलता है। तो क्या इसके उगाने में कुछ डिफरेंस है? उगाने में कोई डिफरेंस नहीं, मौसम में कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। जी। एक किसान जो पहले गोभी लगाता था, वो इसको इंतहाई आसानी से लगा सकता है और इससे अच्छी इनकम भी वो ले सकता है। बिल्कुल, कि आप अगर गोभी जो है, चूंकि उसका रेट इतना अच्छा नहीं मिलता ट्रेडिशनल, लेकिन अगर आप ब्रोकली लगाते हैं तो ब्रोकली एक सैलड है और उसका रेट जिस तरह का मैं बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम चूंकि सिर्फ हरीपुर के इलाके से आ रही थी, तो 450 रुपये किलो तक भी हमने फार्म टू होम के ज़रिए लेकर सेल की है और वो 650 तक भी गई है। तो ब्रोकली एक बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है और जैसे कि बताया सुल्तान साहब ने कि इसमें कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है गोभी से हट के, लिए भी आम गोभी की तरह ही उगाई जा सकती है। उसकी इसी तरह से नर्सरी प्रिपेयर किया जाता है, नर्सरी के बाद उसको फील्ड में लगाएं और फील्ड में लगा के दोबारा आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और ये भी गोभी की तरह इसकी भी शेल्फ़ लाइफ आई थिंक वैसी ही होती है। बिल्कुल जी, ये गोभी जैसी इसकी शेल्फ़ लाइफ है, लेकिन इसका मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर इसको फ्रेश खाएँ जी तो ये इंतहाई मज़ेदार और मीठी है, ज़बरदस्त। अगर आप इसको सूप में इस्तेमाल करना चाहें, सूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप इसको सालन बना के अगर इसका खाएं तो ये तब भी बहुत मज़े की। अक्सर लोगों को गोभी पसंद नहीं होती सब्जियात में, तो ये अगर वो लोग जिनको गोभी पसंद नहीं है वो ये खा के देखें, क्योंकि मुझे भी कोई गोभी खातर खा पसंद नहीं थी, लेकिन ये खाने के बाद मैं भी ये ब्रोकली का काफ़ी जो है ना क्या लेके फ़ैन हूँ। तो ये हमारी वो सब्ज़ियाँ हैं जिनकी हम काश्त अगर करें तो
ट्रेडिशनल सब्जियों से हट के भी अगर हम इनकी काश्त करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल हो सकता है। और चूँकि ये एक मिथ होती है कि ऑलरेडी हम एक चीज़ नहीं उगा रहे, हमें नहीं पता होता कि वो कैसे उगानी है। जैसे कि सुल्तान साहब ने हमारी बहुत ही सी मुश्किलें इस तरह से आसान कर दी हैं कि जिस तरह से हम पहले वो गोभी लगा रहे हैं ये सेम उसी तरह लग सकती हैं। उसी तरह से आपने सीड बेड प्रिपेयर करना है, उसी तरह से आपने नर्सरियाँ लगानी है, उसी तरह से आप उसको फील्ड में लेके जा सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि हमेशा कोई भी सब्ज़ी या कोई भी चीज़ लगाने से पहले उसकी मार्केट वैल्यू देख लें कि आपको करीब तरीन मार्केट कौन सी पड़ती है, ताकि जब सेल करने की बारी आए तो आप डायरेक्ट उस मार्केट को रीच कर सकें और उस मार्केट में उसकी आपको अच्छी प्राइस मिल जाए। ये ना हो कि आप ब्रोकली एक ऐसे मार्केट में लगा रहे हो जहाँ पर आपको वो सेल करने के लिए जगह ना मिले। खैर अब तो चूँकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बहुत अच्छा हो गया और बेहतर हो गया, हम एक इलाके से दूसरे इलाके तक उसको शिफ्ट कर सकते हैं।